बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम ऑसिलोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे और आइडिया सिर्फ हम लेंगे कि एक अगर आप ऑसिलोस्कोप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आपको जहन में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आम तौर पे जितने भी ऑसिलोस्कोप्स हैं उसके ये दो एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम टाइम एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल एक्सिस जिसको आप वोल्टेज एक्सिस कहते हैं। तो ये दो एक्सिस होते हैं, वोल्टेज एक्सिस और टाइम एक्सिस, और इसके ऊपर सिग्नल प्लॉट किया जाता है और इस सिग्नल के फिर हम बाकी पैरामीटर्स क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसका एम्पलीट्यूड देखते हैं, इसके टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, वहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह। सो बेसिक मेजरमेंट्स ऑफ एन ऑसिलोस्कोप, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि टाइम एंड वोल्टेज है, यहाँ से आप टाइम और इधर से वोल्टेज है। उसके बाद उसी से आप फ्रीक्वेंसी और फेज़ भी मालूम कर सकते हैं। फिर इसमें आप डीसी और एसी कंपोनेंट वैल्यूज़ पता कर सकते हैं। फिर राइज टाइम और फॉल टाइम, ये हम देखेंगे राइज टाइम क्या है, फॉल टाइम क्या है। बेसिकली जब यहाँ से वेव शेप ऊपर जाए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इट्स नॉट प्योरली वर्टिकल, तो उसको उस टाइम को राइज टाइम कहते हैं। और इसी तरह यहाँ पे जो है वो फॉल टाइम है। फिर सिग्नल्स के मैथमेटिकल एनालिसिस और स्पेक्ट्रल एनालिसिस, ये थोड़े से हायर लेवल के हैं, तो ये फ़िलहाल हमें इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब दो किस्म के ऑसिलोस्कोप्स हैं, एक एनालॉग ऑसिलोस्कोप और दूसरा जो है वो डिजिटल ऑसिलोस्कोप। ये एनालॉग ऑसिलोस्कोप पुराना हो गया, अब ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और इसमें यहाँ पे ट्यूब होता था बहुत बड़ा सा और वो इलेक्ट्रॉन गन के ज़रिए सिग्नल को इसके ऊपर डिस्प्ले करता था फास्फोरस स्क्रीन के ऊपर। अब आप देखें ये डिजिटल आ गया ऑसिलोस्कोप, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप सिग्नल को लेते हैं और सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को आप डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के ज़रिए, और फिर डिजिटल सिग्नल आप इस फॉर्म में आ जाता है जिसको आप स्टोर कर लेते हैं मेमोरी में, और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं। तो अब इन दोनों की पिक्चर आप ये देखिए, ये एनालॉग है ऑसिलोस्कोप। अब देखिए यहाँ पे इतना लंबा है, ये ट्यूब इसके अंदर है, लेकिन जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप है उसमें इसकी विड्थ बहुत ही कम है, सिर्फ चंद एक सर्किटरी इसके अंदर है। तो ये मॉडर्न ऑसिलोस्कोप, अब डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स आ रहे हैं। तो डिजिटल ऑसिलोस्कोप की वर्किंग जो है वो बेसिकली ये है कि जो भी सिग्नल है, जैसे ये एनालॉग सिग्नल है बेसिकली, इसके हम सैंपल्स लेते हैं, यानी इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो नोट कर लिया हमने, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको नोट कर लिया, इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं और उसको फिर हम सेव कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ बिट्स, और वो फिर जो है ना रिकॉल हम करके और उसको डिस्प्ले करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है। इसमें एक आध टर्म्स जो यूज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक टर्म बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ है क्या? ये दिस स्पेसिफिकेशन इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी रेंज दैट द ऑसिलोस्कोप कैन एक्यूरेटली मेजर। तो इसकी एक रिलेशन है, वो हम भी देखेंगे, लेकिन जब भी हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आना चाहिए कि हम कौन से फ्रीक्वेंसी को हम नापना चाह रहे हैं, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को हम नापना चाह रहे हैं। और वो ये इस मिसाल से हम ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। फ़र्ज़ करें ये एक स्क्वायर वेव सिग्नल है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 मेगाहर्ट्ज़ स्क्वायर वेव सिग्नल, और इसको हम देखेंगे डिफरेंट बैंडविड्थ ऑसिलोस्कोप के ऊपर इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से है। तो ये ऑसिलोस्कोप जो है ये 60 मेगाहर्ट्ज़ का, हमारा सिग्नल 50 मेगाहर्ट्ज़ है, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए ये शेप है, एक्चुअल हमारा सिग्नल ये है,
लेकिन जो हम ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे वो इस तरह के सिग्नल हमें डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा। अब इससे अगर हम बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं जी 100 मेगाहर्ट्ज ऑसिलोस्कोप हम ले लेते हैं, तो वो कदरे बेहतर है। आप देखिए यहाँ पे शेप कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन और अगर हम बढ़ा दें तो ये 350 मेगाहर्ट्ज ये तकरीबन स्क्वायर वेव शेप पे है, अभी भी थोड़े बहुत डिस्टॉर्शन है यहाँ पे। और अगर हम इसको 500 मेगाहर्ट्ज ऑसिलोस्कोप ले लें तो वो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हम नियर परफेक्ट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखें कि जो जो हम बैंडविड्थ बढ़ाते जा रहे हैं, सिग्नल क्लैरिटी बेहतर होती जा रही है। अब व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल दैट यू वांट टू मेजर, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। और इसका एक रूल ऑफ थम है स्टेट अवे कि अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को, जैसे हमने पिछले में हमने देखा कि हमारी सिग्नल फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज़ है, तो उसको आप 4 to 5 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो लाइक 250 हो गया हमारे केस में। 5 टाइम्स अगर हम करते हैं तो 250 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ मिनिमम है उस सिग्नल को एक रीजनेबल शेप में देखने के लिए। अब जाहिर है बैंडविड्थ जितना आप बढ़ाते जाएंगे उसकी प्राइस में भी फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है कि 5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था कि एक राइज टाइम और फॉल टाइम है, तो ये देखिए यहाँ से सिग्नल शुरू होके और यहाँ तक तकरीबन ये 10% से लेके 90% के दरमियान जो टाइम है इसको कहा जाता है राइज टाइम। और इसी तरह यहाँ से लेके जो यहाँ तक टाइम है उसको कहा जाता है फॉल टाइम। तो राइज टाइम और फॉल टाइम की भी बैंडविड्थ के साथ एक ताल्लुक़ है, और वो ये है कि सिग्नल बैंडविड्थ इज़ रिलेटेड टू टी आर यानी राइज टाइम, और वो ये है कि बैंडविड्थ मल्टीप्लाइड बाई राइज टाइम ये 0.35 के बराबर होना चाहिए। यानी बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल कितना होगा, 0.35 डिवाइडेड बाई राइज टाइम। तो अगर आपको सिग्नल के राइज टाइम पता है तो उससे भी आप बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। फिर ये डिजिटल ऑसिलोस्कोप में जैसे मैंने बताया कि हम चंद पॉइंट्स पे हम सिर्फ उसकी वैल्यू ले लेते नोट कर लेते हैं, तो उसके लिए एक सैम्पलिंग रेट भी आ जाता है कि किस रेट से सैंपल। आप देखें जितना हम फास्ट करेंगे, जितने हाई सैम्पलिंग रेट हो, उतने ही करीब करीब हम सैंपल लेते जाएंगे और उतने ही इस सिग्नल में क्लैरिटी आती जाएगी इसकी रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे भी वो 5 टाइम कंसेप्ट आ जाता है कि आप जो 5x ऑफ जो सर्किट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप यूज़ करना चाह रहे हैं उससे 5 गुना इसके सैम्पलिंग रेट होनी चाहिए। तो आमतौर पे आजकल जो आ रहे हैं ऑसिलोस्कोप्स उसमें 10 गीगा सैम्पल्स पर सेकेंड या 5 गीगा सैम्पल्स पर सेकेंड सैम्पलिंग रेट होते हैं उसके अंदर। फिर मेमोरी हमने यूज़ किया टर्म। मेमोरी का मकसद ये है कि आपने जो सिग्नल जिसको डिजिटाइज किया, हर एक के लिए कोई वैल्यू है और उसको आप बाइनरी फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं। तो ये मेमोरी स्पेस जितना बड़ा होगा उतना ही आप ज़्यादा इस सिग्नल को आप स्टोर कर सकते हैं और उतना ही क्विकली आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो ये मेमोरी साइज जो है वो भी इम्पोर्टेंट। एक टर्म और यूज़ होता है, उसको कहते हैं वेव फॉर्म कैप्चर रेट। और ये क्या है, देखिए जो सैम्पलिंग है या सैम्पल रेट, उसमें तो ये है कि हम एक सिग्नल को कितने मरतबा हम उसके सैंपल लेते हैं किसी एक सिग्नल का। While the sample rate indicates how frequently the oscilloscope samples the input signal within one waveform. The waveform capture rate refers to how quickly an oscilloscope acquires waveform. तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें कि कितने वेव्स आप इसको कैप्चर कर रहे हैं पर सेकेंड। और इसके एडवांटेज ये है कि जितनी ज़्यादा आपकी वेवफॉर्म कैप्चर रेट्स ऑसिलोस्कोप की ज़्यादा होगी,
उतने ही आप उसके अंदर उसके वेव सिग्नल्स में जो ट्रांजिएंट के दौरान कोई जिटर है या रन पल्सेस है, ग्लिचेस है, तो उन सबको आप इजीली नोट कर सकते हैं। तो अब इन तमाम को यहाँ पे देखिए, जब आप ऑसिलोस्कोप लेने जाएंगे तो ये समराइज कुछ इस तरह से है, जैसे बैंडविड्थ, ये दो ऑसिलोस्कोप का मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये बैंडविड्थ दोनों का दिया हुआ है, एनालॉग चैनल्स लिखे हुए हैं कितने हैं, सैंपल रेट, रियल टाइम सैंपल रेट कितना है वो देखिए, ये 10 गीगा सैंपल पर सेकेंड है या 5 है। मैक्सिमम मेमोरी डेप्थ यानी मेमोरी कितना है, तो 500 मेगा है। और वेव फॉर्म कैप्चर रेट आप यहाँ पे देखिए 600,000 वेव फॉर्म्स पर सेकेंड है। फिर डिजिटल चैनल्स, ये डिजिटल चैनल्स देखिए, इस वाले में डिजिटल चैनल्स नहीं है और इसमें डिजिटल चैनल्स हैं। वो डिजिटल चैनल्स में अभी डिस्कस करता हूँ। और फिर ये कुछ लोग अपना प्राइस भी शो कर देते हैं कि ये प्राइस है इनके। तो आइए, अब ये है मिक्स्ड सिग्नल ऑसिलोस्कोप। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दो जो है ये एनालॉग सिग्नल्स पढ़ने के लिए, तो ये दो चैनल्स हमारे एनालॉग सिग्नल्स के लिए, एनालॉग इनपुट्स के लिए, और यहाँ पे ये दो चैनल्स जो हैं वो डिजिटल इनपुट्स। अब डिजिटल इनपुट्स हैं क्या? डिजिटल इनपुट्स जो हमें पता है, एनालॉग तो सिग्नल्स कैन वेरी फ्रॉम एनी वैल्यू और उसको हम एटेनुएट वगैरह कर लेते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स आपको पता है आमतौर पे 0 से 5 वोल्ट के दरमियान मैक्सिमम इसका होता है, और ये ऑन ऑफ या 0 1 जिसको हम कहते हैं, या 0 वोल्ट 5 वोल्ट, तो वो सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। तो मिक्स्ड सिग्नल ऑसिलोस्कोप्स भी आजकल आ रहे हैं जिसके अंदर आप एनालॉग सिग्नल को भी पढ़ सकते हैं और डिजिटल सिग्नल्स को भी पढ़ सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये बेहतर एडवांटेज है। और ये देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया, यहाँ पे ये एनालॉग सिग्नल को हम पढ़ रहे हैं एक पोर्शन में, और बाकी लोग ये तमाम जो डिजिटल सिग्नल जो कि पहले आपको एनालाइजर्स को यूज़ करना होता था, डिजिटल सिग्नल या सिग्नल एनालाइजर्स उसको कहते हैं, वो आप उसके ज़रिए डिजिटल सिग्नल्स को पढ़ते थे, लेकिन अब आप ये मिक्स्ड सिग्नल ऑसिलोस्कोप्स में दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं। तो ऑसिलोस्कोप प्रोब्स को भी हम देख लेते हैं। दो टाइप के होते हैं प्रोब्स, पैसिव और एक्टिव। क्राइटेरिया प्रोब्स परचेज करने का ये है कि प्रोब्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी 5 टाइम्स द सिग्नल बैंडविड्थ। और जो पैसिव प्रोब्स ये रगेड होता है बहुत, आमतौर पे हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स एटेन्यूएटर इसके अंदर लगा होता है, उससे आप सिग्नल की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं ताकि ऑसिलोस्कोप को डैमेज न करें। और एक्टिव प्रोब होता है, इसके अंदर एम्पलीफायर लगे होता है इसके अंदर, तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, और ये हम उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई इनपुट इम्पीडेंस सिग्नल हो या हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट हो। तो उम्मीद है आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि ऑसिलोस्कोप ख़रीदते वक्त क्या क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है। शुक्रिया।